नमस्कार। कल हमने इकाई नंबर 4 देश के नाम संदेश इस इकाई को समझा था। आज हम इस इकाई का व्याकरण उसे हम समझेंगे। सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 26 खोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। अब काल किसे कहते हैं? क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। हमने 3rd चैप्टर में हमने काल के बारे में समझा था, जिसमें हमने काल के 3 भेद समझे थे: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्रिया के होने का समय ही काल कहलाता है। जब क्रिया हो चुकी होती है तो उसे भूतकाल कहते हैं, और जब क्रिया हो रही हो तो उसे वर्तमान काल कहते हैं, और जब वाक्य से पता चले कि क्रिया अभी की जाएगी अर्थात कार्य होगा तो उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्रियापद के अंतिम अंश को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये वाक्य वर्तमान काल का है, भूतकाल का है कि भविष्यकाल का। जैसे वर्तमान काल में अंतिम अंश ज़्यादातर है, हैं, बहुवचन के साथ हैं, हो, हूँ लगता है, और भूतकाल के अंतिम अंश में आ, ए, टी, था, थे, थी लगता है, और भविष्यकाल के अंतिम अंश में गा, गे, गी को लगता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दे रखा है निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला वाक्य है आपका, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो देखो इसका अंतिम अंश है हूँ, तो क्रिया हो रही है, तो ये वाक्य किस में आ गया? वर्तमान काल में। अब इसी तरह देखो, मैं कल अंबाजी गया था, तो अंतिम अंश इसका है था, तो ये वाक्य किस में आ गया? भूतकाल में। इसी तरह कोई गाना गा रहा है, तो अंतिम अंश है, गा रहा है, तो ये वाक्य भी किस में आ गया? वर्तमान काल में। फिर आज ठंड ज़्यादा होगी, अब देखो पीछे गी है, तो ये वाक्य किस में आ गया? भविष्य काल में। इस क्रिया से पता चल रहा है कि कार्य अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा, तो ये वाक्य हो गया भविष्य काल का। फिर कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, अब अंतिम अंश देखो हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो वर्तमान काल है ये अपूर्ण वर्तमान काल है। अब देखिए वाक्य का अंतिम अंश है, तो हैं से हमें पता चलता है कि वाक्य वर्तमान काल का है, पर यहाँ पे कल भी लगा है, तो ये वाक्य में जो क्रिया है वो कंटिन्यू चल रही है, मतलब क्रिया हो रही है, समाप्त नहीं हुई है, इसलिए इसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे, जिसे आप इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं, या हिंदी में इसको हम चालू वर्तमान काल भी कहते हैं। इसी तरह वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल तीनों के भी भेद होते हैं जो आगे आप सीखेंगे। अब 4th है, परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई। अब इस वाक्य के अंतिम अंश से पता चलता है कि ये वाक्य भूतकाल का है, क्योंकि इस क्रिया से पता चलता है कि कार्य हो चुका है, तो और अंतिम अंश है ई, तो ये का वाक्य हो गया भूतकाल का। अब इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 4, काल परिवर्तन कीजिए। मतलब हमें यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में दे रखा है, कोष्टक में दे रखा है, उसके अनुसार हमें वाक्य को बदलना है। अब जैसे पहला है, मैं बाजार गया। अब देखो गया, तो ये भूतकाल का वाक्य है, अब इसको हमें भविष्य काल में बदलना है, तो भविष्य काल में हम कैसे बदलेंगे? मैं बाजार जाऊंगा। इसी तरह सेकंड है, मंदिर में पूजा होगी। अब पूजा होगी तो ये भविष्य काल का वाक्य, इसे हमें बदलना है, परिवर्तन करना है भूतकाल में, तो मंदिर में पूजा हुई। फिर इसी तरह थर्ड देखिए, शिमला में हिम वर्षा हुई, तो ये वाक्य है भूतकाल का, अभी इसको हमें बदलना है भविष्य काल में, तो शिमला में हिम वर्षा होगी। अभी इसी तरह देखिए 4th है, मैंने पढ़ाई की, तो ये भूतकाल का वाक्य है, अब इसको हमें परिवर्तन करना है वर्तमान काल में, तो वर्तमान काल में हम लिखेंगे मैं पढ़ाई करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए नीचे आपको कुछ कहावतें दी गई हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती,
मतलब इस कहावत का क्या अर्थ होगा, एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। मतलब एक वस्तु का एक ही अधिकारी हो सकता है। जैसे यदि दो महत्वाकांक्षी मतलब बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला लीडर एक पार्टी में रहेंगे, मतलब दो लीडर एक ही पार्टी में और दोनों चाहते हैं कि वो बड़ा बनने की इच्छा रखते हैं दोनों ही, तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी। मतलब सदा उनमें क्या रहेगा, मतभेद, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। इसी तरह सेकंड देखिए, खोदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब अधिक मेहनत और लाभ कम। और जैसे ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, मतलब ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसने बड़ी होटल बनाई, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफा हुआ। मतलब पूरे साल उसने मेहनत भी की, पैसा भी लगाया, इतना बड़ा होटल बनाया, और सिर्फ उससे लाभ कितना हुआ, नाम मात्र। तो इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चुईया। उसी तरह थर्ड देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब शक्तिशाली की ही जीत होती है। जैसे सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। अब देखो सेठ जी के पास किसकी ताकत थी, पैसे की ताकत, पैसे से वो शक्तिशाली था, इसलिए उसने अपने नौकर को पैसे के बल पर कहाँ भिजवा दिया, जेल। इसी को कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब नीचे देखिए, आपको दूसरे भी अलग से दे रखे हैं, चांद पर थूका मुंह पर गिरा। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा, सज्जन पुरुष की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। जैसे एक व्यक्ति ने एक संत की निंदा की और उसके बारे में उल्टा सीधा कहने लगा, समझाने पर नहीं माना, तो संत के शिष्यों ने मिलकर उसकी धुलाई की। तो इस तरह इस कहावत को हम कह सकते हैं कि चांद पर थूका मुंह पर गिरा। अब देखो थर्ड है, छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। अब देखो मुनीम को अपनी लड़की की शादी करनी थी, तो उसने एक शानदार हॉल में शादी रखी, 5 सितारा होटल में भोज भी रखा। तो उसके मुंह से इन सारे आयोजनों की बात सुनकर सेठ बोले, भाई ये तो छोटे मुंह बड़ी बात है। अब उसके बाद थर्ड देखो, दूर के ढोल सुहावने, मतलब दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है। जैसे एक सुंदर स्वस्थ युवक जो अमेरिका से आया था, उससे प्रभावित होकर पिता ने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। और जब बेटी उस लड़की के साथ विवाह करके अमेरिका पहुंची, तो उसने क्या देखा, उसका पति तो अमेरिका में एक होटल का वेटर था और छोटी सी जगह में रहता था। तो इस तरह लड़की को बहुत पछतावा हुआ और उसने मन ही मन कहा कि सचमुच दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। इसी तरह उसके बाद देखिए, दोनों हाथों में लड्डू, मतलब दोनों तरफ से लाभ होना। जैसे हमारे वीर सैनिक जब युद्ध में जीतते हैं तो उन्हें विजय मिलती है, और जब वही वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें जन्नत मिलती है। इस तरह उनके दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, दोनों तरफ से लाभ होता है। इसी तरह फिफ्थ देखो, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, मतलब बिना हानि उठाए काम बन जाए। जैसे एक व्यक्ति के ज़मीन पर कई लोग कब्जा करके झोंपड़ी बनाकर बैठ गए और उसके समझाने पर वे खाली नहीं कर रहे थे, तो उसने क्या किया, एक दिन अंधेरी रात में उस झोंपड़ी में आग लगवा दी और इस तरह झोंपड़े जल गए और लोगों ने वहाँ से जगह छोड़ दी और मन ही मन वो खुश हो गया, उसकी तरकीब काम कर गई। इस तरह सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, मतलब बिना हानि उठाए उसका काम हो गया। देखो बच्चों, पेज नंबर 24 में एक क्वेश्चन है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। मतलब यहाँ पे आपको वाक्य के शब्द जो आगे पीछे दे रखे हैं, तो ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इन शब्दों को उचित क्रम में रखकर ही हम वाक्य बना सकते हैं और जिसका अर्थ निकल सकता है। जैसे फर्स्ट में देखिए, में सफाई खुदाई है, तो उसका सही वाक्य बनेगा, सफाई में खुदाई है, मतलब जहाँ सफाई होती है वहाँ खुदा भी वास करते हैं। तो ये अर्थपूर्ण वाक्य बना। अब इसी तरह देखिए सेकंड है, मेरा महान भारत, तो इसका सही वाक्य कैसा बनेगा, मेरा भारत महान। फिर थर्ड का सही वाक्य बनेगा, दहेज लेना और देना पाप है,
फिर फोर्थ वाक्य हम इस तरह बनाएंगे कि आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाएं। इस तरह बच्चों आपकी इकाई यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।